राइट, टाइम एंड टेंस। चूंकि टाइम एंड टेंस में हम पूरे चैप्टर नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, हम वो देखेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेन हो। आपको ये चीज बता दें कि अब एग्जाम में जो है क्या आता है, कंडीशनल सेंटेंस की ज्यादा पूछ होती है, यानी कंडीशनल सेंटेंस ज्यादा पूछा जाता है। यदि आप उसकी तैयारी बढ़िया से कर लेते हैं तो आपको नंबर बढ़िया से सॉरी मिल जाएगा। राइट, कैसे, ये देखिए कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं ना, राइट, प्रेजेंट सिंपल से संबंधित कंडीशनल सेंटेंस कैसे आएंगे वो मैं बता दे रहा हूं। पास्ट कैसे आएंगे ये दो चीज के बता दे रहे हैं, इसी में से दो ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। प्रेजेंट टेंस में देखते हैं और पास्ट टेंस में, ये फ्यूचर से बहुत कम आते हैं, बट हम फ्यूचर से भी समझा देंगे। ठीक है, मेन पॉइंट समझिए। तो आपको ये मालूम होगा कि प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले कौन, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका मतलब यही होता है कि वर्तमान में एक ऐसी क्रिया जो हमारे आपके द्वारा होते हैं, बट वो इंडेफिनिट होते हैं, वो इंडेफिनिट होते हैं। राइट, इसके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में क्या होते हैं, हम जैसा कि जानते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए और हमें मेन वर्ब के रूप में क्या चाहिए, V1 एवं V5, ये दोनों क्या है, मेन वर्ब है। इसके बाद अगर जो कोई आएगा तो वो ऑब्जेक्ट आएगा। आपको क्या समझना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा मेन वर्ब दो रूप में होंगे, एक या तो V1 होगा या तो V5 होगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि V1 और V5 से संबंधित हमारा कॉमन यूनिट यानी एग्जाम में कंडीशन कैसे आएंगे। ठीक है, 6 तरीका से हम लोग बनाने की जरूरत नहीं, चूंकि हम इससे पिछले वाले वीडियो में बहुत सारे बना के बता चुके हैं बच्चों को। अब हमको ये देखना है कि V1 और V5, राइट, ये कैसे यूज होंगे एग्जाम में। राइट, जैसा कि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट यदि आई, वी, यू, दे हो उसके साथ V1 का प्रयोग करेंगे और ही, सी, इट, नेम हो तो V5 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब ये देखिए कंडीशनल सेंटेंस कैसे आएगा। कंडीशनल सेंटेंस कहते किसे हैं, पहले ये समझिए। कंडीशनल का मतलब होता है जब एक वाक्य अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है, उसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। राइट, जैसे एक आते हैं इफ प्लस सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ग्रामर क्या कहता है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग तब करेंगे जब स्टार्टिंग में क्या हो, कंडीशनल इफ हो। जैसे एक और आएगा स्ट्रक्चर V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप ये समझेंगे। राइट, जैसे अब आप हम ये देखेंगे कि ये दो फॉर्म है, दो क्लाउज किससे बन रहा है, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट से बन रहा है, कौन, इफ के साथ। राइट, जैसे एग्जाम्पल क्या होंगे, इफ यू नो इंग्लिश you teach the children. If you know English you teach the children. यदि आप अंग्रेजी जानते हो तो बच्चों को पढ़ाओ, यानी स्टार्टिंग, सॉरी, राइट, if you know English you teach the children. क्लियर है, यानी स्टार्टिंग क्या है, इफ है, यानी जो कंडीशन क्रिएट कर रहा है और ये बता रहा है कि यदि आप अंग्रेजी जानते हैं तो बच्चों को पढ़ाइए। नेक्स्ट, यदि हम ये कहते हैं जैसे इफ सी gives you money, यदि वो तुम्हें पैसा देती है, you help her. राइट, यदि वो तुम्हें पैसा देती है तो तुम उससे मदद करो, यानी यहां पे क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस आ गए। कंडीशनल मतलब होता है कि दो क्लाउज आएंगे, उसमें एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट आते हैं। डिपेंडेंट क्लाउज जो कि है ना, किसी अपने अर्थ के लिए मेन क्लाउज यानी प्रिंसिपल क्लाउज पर निर्भर करते हैं, उसे क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लाउज। अब क्या है देखिए तो इफ सी गिव्स यू मनी
यदि वो तुम्हें पैसा देती है, इतना बोल के हम चुप हो जाएंगे तो क्या अर्थ पूरा होगा? क्या आप समझ पाएंगे? नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमें एक और क्लाउज देना पड़ेगा, सेंटेंस। क्लाउज का मतलब होता है उपवाक। इफ सी गिव्स यू मनी यू हेल्प हर, यानी यदि वो तुम्हें पैसा देती है तो तुम उसे मदद करो, राइट? उसे रिस्पेक्ट करो, यू रिस्पेक्ट हर। ये क्या हो गया? कंडीशनल सेंटेंस। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट? पॉइंट नेक्स्ट। क्लियर है? अब आपको क्या देखना है कि कंडीशनल सेंटेंस में ही अब एक और चीज आएंगी, क्या कि कंडीशनल सेंटेंस के साथ, यानी कि जब स्टार्टिंग होते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ मोडाल वर्ब का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब जैसा कि जानते हैं ये ऑक्सिलरी के रूप में जाना जाता है और ये हमेशा मेन वर्ब की मदद करता है, यानी इससे हमेशा एक मेन वर्ब चाहिए। सॉरी, जैसे कैन, कोड, में, माइट, सेल, सूट, ये सब क्या है? मोडालिंग वर्ब है ना। तो इसकी बनावट क्या होगी? इफ प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? ये क्या है? एक कंडीशनल सेंटेंस है। जैसे आप देखेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है और ये क्या है? मोडाल वर्ब। इसमें 13 मोडाल वर्ब भरा हुआ है। हमको जो जरूरत पड़ेगा निकालेंगे, बाकी सब उसी में छोड़ देंगे, ठीक है? जैसे अब ये देखिए, यदि हम एग्जांपल लेते हैं तो क्या होगा? जैसे इफ यू नो इंग्लिश यू मे गेट अ जॉब। यदि आप अंग्रेजी जानते हैं तो जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अब जरा गौर से देखिए तो पहला क्लाउज किससे बना? प्रेजेंट इंडेफिनिट से बना ना, राइट? और सेकेंड क्या बना? मोडाल वर्ब से। ये में क्या है? मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है। और इसके क्या चाहिए? एक V1 चाहिए। देखो तो गेट क्या है? V1 है ना, गेट V1 है ना। तो ये आपको क्या देखने को मिला कि मोडाल वर्ब का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं साथ में, राइट? ये तब होगा जब कंडीशनल इफ का प्रयोग होंगे तब। और भी होते हैं, बट यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं ये ऐसे सेंटेंस बनेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? अभी जो बच्चे मैट्रिक और इंटर के जो एग्जाम, मैट्रिक के तो इंटर को तो खैर चल रहा है, मैट्रिक के जो एग्जाम देने वाले हैं, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इंटर का, मैट्रिक का, तो ये सब अलर्ट हो जाएं और इसका अध्ययन करें। आपको ये सब एग्जाम में अब आएगा, ठीक है? ये कंडीशनल सेंटेंस की ज्यादा अब ट्रेंड हो गया कि ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए इस चीज को बढ़िया से तैयारी करेंगे, ठीक है? आगे देखते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लिखिए। जैसे मान लिया इफ सी comes here we must welcome her। यदि वो यहां आती है तो हमें अवश्य ही उसकी स्वागत करनी चाहिए, राइट? यदि वो यहां आती है, ये क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। और वी मस्ट वेलकम, मस्ट क्या हो गया? ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। यानी हम क्या देख रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ मोडाल वर्ब का भी प्रयोग होता है। कैसे होता है? ये चीज आपके सामने कंडीशनल सेंटेंस के माध्यम से मैंने बताया, ठीक है? चलिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। एक जबरदस्त रूल मैं बता रहा हूं जो एकदम एग्जाम में आना ही आना है, इसको एकदम दिमाग में नोट कर लीजिए और याद रखिए, उस चीज को एकदम भूलेंगे नहीं। अभी मैं बताने जा रहा हूं। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग इसलिए स्ट्रक्चर यहाँ पर ऊपर लिखे हुए हैं कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम लोग इसी आधारित पर हम लोग सारे कंडीशनल सेंटेंस को बनाने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से, राइट? अब आपको ग्रामर कहता है कि यदि किसी वाक्य, राइट, गौर से सुनेंगे, यानी किसी ऐसे आने वाले समय में दो क्रिया की चर्चा करेंगे, यानी भविष्य में किसी दो ऐसे कार्य की चर्चा करता है जो एक ही समय में होगा, टाइम फ्यूचर, कंडीशन एक ही समय में होगा, वो आगे पीछे नहीं होगा। तो वैसे वाक्य को बनाने के लिए कुछ ऐसे कंडीशनल वर्ड आते हैं जिसको यूज होने से वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट और उसके बाद वाला बनेगा फ्यूचर में।
फिर से सुनिए और बढ़िया सुनिए। भविष्य में यानी दो ऐसी क्रिया जो एक साथ होगा मेरे आपके किसी के द्वारा, ठीक है, तो कुछ वर्ड्स, कंडीशनल वर्ड्स आएंगे, ठीक है, उसको बताने के लिए दोनों वाक्य यानी दोनों क्लाउजेज में से किसी एक के साथ ये कंडीशनल वर्ड जुड़ा रहेगा, किसी एक के साथ, चाहे वो फर्स्ट या सेकंड वाले के साथ, ठीक है। यदि वो जुड़ा है तो ये मान के चलिए कि जो इस वाक्य के साथ ये जो कंडीशनल वर्ड अभी मैं बताऊंगा, लिख भी देंगे बोर्ड पर, ये सब यदि जिसके साथ लगेगा वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और उसके बाद वाला बनेगा फ्यूचर में। कैसे, ये देखिए, यदि वाक्य की शुरुआत when से हो रही है, if से हो रही है, as soon as if से हो रहा है ना, until, unless, after, before, in case, whenever, whatever, etc. ये सब वर्ड में से कोई भी आ जाएगा ना जिस वाक्य के साथ, तो वैसे कंडीशनल सेंटेंस में पहला क्लाउज जो बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेगा और सेकंड जो क्लाउज बनेगा वो फ्यूचर से बनेगा। कैसे, वो देखिए, जैसे as soon as I will reach Delhi, I will call you up। सुनिए, I will call you up, as soon as I will reach Delhi, I will call you up। इसका मतलब ये हुआ जो ही मैं दिल्ली पहुंचूंगा मैं आपको कॉल करूंगा यानी फोन करूंगा। कैसे, देखिए, अब यह क्या है सेंटेंस, कंडीशन, यहाँ ठीक है, दो क्लाउज है, आई विल रीच दिल्ली एक क्लाउज, आई विल कॉल यू अप दो क्लाउज। जब दो क्लाउज आ गए तो ये समझना होगा कि दो क्लाउज में से किसी एक के साथ कंडीशन लगा हुआ है। किसके साथ लगा हुआ है, एज सून एज के साथ। तो जब ये एज सून एज के साथ लगा हुआ है तो इसके बाद जस्ट तुरंत इसके बाद वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था। तो देखिए, तो यहां गड़बड़ कहां हो रही है, विल का प्रयोग यहां नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट क्लाउज क्या है, आई विल रीच दिल्ली, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा एवं उसके बाद वाला वाक्य फ्यूचर में बनेगा। ये जबरदस्त टेक्निक है और ये जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट है, राइट। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, यदि इसी में से जैसे मान लिया, यदि मैं ये बोलूं जैसे I will not eat until you will come, right? I will not eat until you come। सबसे पहले चीज समझेंगे, I will not eat until you come, यहां दो क्लाउज है, राइट। एक I will not eat एक हो गया और you will come ये दो क्लाउज हो गया, राइट। तो इस दोनों के लिए एक बीच में वर्ड क्या आ रहा है, until आ रहा है, राइट। और तब क्या है कि ये कह रहा है कि जब तक, राइट, तुम नहीं आओगे मैं नहीं खाऊंगा। जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं खाऊंगा, यानी तुम्हारे आने का टाइमिंग बोल रहा है कि तुम्हारे आने के टाइम तक मैं नहीं खाऊंगा, यानी आओगे तभी खाऊंगा। यानी फर्स्ट सेंटेंस क्या है, फ्यूचर में है और सेकेंड में फ्यूचर में है, मगर कंडीशन किसके साथ लगा हुआ है, राइट, सेकेंड वाले के साथ। तो यहां विल का प्रयोग नहीं होगा, यहां विल का प्रयोग नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात। चलिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। हम अभी एक और बता दे रहे हैं आपको एग्जांपल, ताकि आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिख लिए, पॉज करके लिख लेंगे क्योंकि कम समय में ज्यादा जल्दी वीडियो देना है।
तो समझना भी होगा थोड़ा जल्दी, ठीक है। जैसे यदि ये कह दिया जाए आई विल टेक एन अम्ब्रेला इफ इट रैंस। क्लियर है? इफ इट रैंस। अब जरा गौर करिए, यहां दो क्लाउज है कि नहीं? एक क्लाउज आई विल टेक एन अम्ब्रेला, सेकेंड इट रैंस, राइट। यहां दो क्लाउज को कहां है? इफ। ये क्या है? कंडीशनल वर्ड है कंजक्शन के रूप में, राइट। अब यहां क्या बोल रहा है कि यदि बारिश होगी तो मैं छाता ले लूंगा। छाता बिना बारिश से क्यों लेंगे भाई? बारिश होगी तो छाता लेंगे, राइट। मगर छाता लेना मेरा कब होगा? जब बारिश होगी तो, ठीक है। अब यहां क्या हो रहा है? कंडीशन किसके साथ आ रहा है? सेकेंड वाला वाक्य। देखिए तो सेकेंड वाला वाक्य क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि फ्यूचर में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये बिल्कुल वाक्य करेक्ट है पहले से ही, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, यानी सेंटेंस बिल्कुल सही है। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में भी कंडीशनल सेंटेंस बहुत जबरदस्त है। पास्ट इंडेफिनिट। अब हम ये देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में कंडीशनल सेंटेंस कैसे बनेगा, और ये बहुत ही जबरदस्त चीज है, राइट। हमें जानना बेहद जरूरी है, हमें समझना बेहद जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। आपको याद होगा ना पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर? यदि याद नहीं तो पढ़ेंगे। और यहां देखिए सब्जेक्ट और वर्ब टू, यानी कि ग्रामर कहता है कि V2 का प्रयोग सिर्फ एक ही टेंस में प्रयोग होता है, वो है पास्ट सिंपल। इसके बाद V2 की चर्चा कहीं नहीं होती है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, और ये सिर्फ अफर्मेटिव में, नेगेटिव नहीं, क्योंकि जब नेगेटिव में जब बनेगा तो डीड के बाद नॉट V1 आता है। पास्ट सिंपल में V1 का प्रयोग होता है मेन वर्ब के रूप में, क्लियर है। अफर्मेटिव में V2 के रूप में, V2, और ये क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद किसको आने का अधिकार है? ऑब्जेक्ट। हमारा स्ट्रक्चर पूरा हो गया, कोई दिक्कत? अब इसमें कंडीशनल सेंटेंस कैसे आएगा ये ध्यान देना है। सबसे जबरदस्त कंडीशनल सेंटेंस, ग्रामर कहता है कि एक अनफुलफिल्ड विश, अनफुलफिल्ड कंडीशन एवं अनफुलफिल्ड डिजायर की जब बात करनी है तो पास्ट इंडेफिनिट के द्वारा हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? वर्तमान के एक अधूरे ख्वाब। गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग प्रेजेंट की बात कर रहा है। टाइम क्या चीज की बात कर रहा है? कब की? प्रेजेंट की। यानी वर्तमान में जब हमारे आपके किसी भी व्यक्ति के ख्वाब अधूरे रह गए तो वो हम किसी और टेंस से नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट के जाएंगे, और दैट इज कॉल्ड द कंडीशनल सेंटेंस, राइट। क्लियर है? जो पूरे नहीं हो सके तो कैसे बनेगा उसके पहले स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। देखिए इफ आई विश प्लस सब्जेक्ट, और ग्रामर गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। यदि इफ और आई विश से सेंटेंस शुरू हो जाए तो सब्जेक्ट यहां कोई भी हो, वाक्य में आने वाला वर्ब जो होगा ये वर्ड होगा, वर्ड्स नहीं होगा। क्या बोला मैंने? वर्ड्स नहीं होगा। एग्जाम में दिया रहेगा वो गलत हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? नाउन या प्रोनाउन। एन फॉर नाउन, PRO फॉर प्रोनाउन, PRONOUN, राइट। इसके बाद कॉमा, राइट। फिर इसके बाद सब्जेक्ट और WOULD, वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वुड क्या है? विल का पास्ट फॉर्म है, ये एक मोडाल वर्ब है, और इसके बाद एक V1 आता है, ये रूल है, राइट। पॉइंट नेक्स्ट, ये आपका सबसे जबरदस्त फैक्ट है, ये आपको समझना होगा तब जाके एग्जाम में बनेगा और एकदम आएगा। जो इस बार मैट्रिक एग्जाम दे रहे स्टूडेंट एकदम ध्यान दें, अपने भाई बहन को भी बताएं, शेयर करें वीडियो को, और बताएं बहुत सारे बहुत अच्छे टेक्निक से मैं दे रहा हूं वीडियो, ठीक है। केवल कंडीशनल सेंटेंस, सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल सेंटेंस। इसके बाद भी एक वीडियो बना के देंगे कल, जो आपको कंडीशनल सेंटेंस से ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, आपको याद हो गया यहां सब्जेक्ट कोई भी हो, यहां सब्जेक्ट कोई भी हो, कंडीशनल सेंटेंस क्या है? इफ या विश, ठीक है। तो यदि इसे शुरू होगा तो आने वाला वर्ब सिर्फ और सिर्फ वर्ब होगा, कोई और नहीं होगा। ये बिल्कुल ग्रामर वाले के साथ पहले ही एग्रीमेंट हो चुका है, राइट। जैसे इफ, यदि ये कहा जाए काश में पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, ये बहुत प्रचलन सेंटेंस है, प्रचलित सेंटेंस है, सब लोग जानते हैं इस चीज को, गौर से समझना है। काश मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। जब हम लोग बचपन में ये बड़े बाबू जी हम लोग को सवाल पूछते थे तो बराबर जो है ना कुटाते थे, क्योंकि हम लोग को समझ में नहीं आता था कैसे जवाब दें। हम लोग रट रट के ग्रामर पढ़ते थे, राइट।
कंसेप्ट क्लियर नहीं था, हम लोग को ठीक से लॉजिक समझ में नहीं आता था कैसे ग्रामर को टेक्निक से पढ़ा जाए, जिसकी वजह से क्या होता था, हम लोग को जूता खूब पड़ता था। हम लोग क्योंकि रट रट के बड़े होते थे, हम लोग रट रट के पढ़ते थे, मगर यार रटना नहीं है, टेक्निक समझना है। इफ या आई में से कोई एक आएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन है, काश मैं पक्षी होता, सब्जेक्ट कौन, मैं, तो क्या हो जाएगा, इफ आई, इसके बाद क्या है, वॉच, इफ आई वॉज ए बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। हमने क्या देखा, काश में पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। जरा गौर से देखिए तो, इफ यहां का लगा है, सब्जेक्ट क्या है, आई, ग्रामर क्या कहता है, सब्जेक्ट क्या है, आई, सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट, सिंगुलर नंबर में है, तो ग्रामर के अनुसार वर्ब भी सिंगुलर आता है, राइट। मगर यहां मैंने वॉज लिख के बड़ा गलती कर दिया, अब यहां हमें गलती हो जाएगी, नंबर कट जाएगा और सेंटेंस क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर को प्लूरल वर्ब माना गया है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो मगर फिर भी यहाँ प्लूरल वर्ब देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार अब वर्ब नहीं आ रहा है, यहाँ इफ या आई विश के चलते यहाँ क्या आ रहा है, वर का प्रयोग हो जा रहा है। यदि इफ आई विश हटा दीजिए तो फिर वाज आएगा, आई के साथ वाज ही आएगा, कभी वर नहीं होता है, ये तो हम लोग सब लोग समझते हैं इस बात को। बर्ड, वुड क्या है, पास्ट फॉर्म है, राइट। इफ आई वुड बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ये ग्रामर का बहुत इफेक्ट है। एक और चीज देख लीजिए, जैसे काश मैं वहां होता, या यदि, काश या यदि दोनों में से कोई, मैं वहां होता तो मैं उसे मदद करता, राइट। जैसे इफ आई, चूंकि वर, कहां होता, वहां, इफ आई वर देयर, आई, देखिए यहां वुड, सब्जेक्ट के बाद वुड, सेकंड क्लाउज, वुड हेल्प हिम, मैं उससे मदद करता, देखिए तो वुड, आई वुड, और हेल्प क्या है, V1 है, हेल्प V1 है, और ऑब्जेक्ट ही, राइट। काश मैं वहां होता तो मैं उसे मदद करता, ये कंडीशनल नहीं है ना, मदद कब करता, जब मैं वहां होता, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। एक आता है इसमें नेक्स्ट, और जो आपको समझना होगा, राइट, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में एक कंडीशनल सेंटेंस आता है जो आपको समझना है और उसको यूज करना है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर याद है ना, नहीं याद है तो समझिए, याद तो करना पड़ेगा, समय कम आ गया ना। सब्जेक्ट प्लस हेड, और ग्रामर क्या कहता है, हेड क्या है, वर्ब है, अपने बाद हमेशा क्या लेगा, मेन वर्ब V3 के रूप में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया अफर्मेटिव के रूप में, अच्छी तरीके से बनेगा, राइट। अब हम आते हैं इसका कंडीशन बनाने के लिए। कंडीशन क्या होगा, इफ या आई विश की तरह स्ट्रक्चर शुरुआत होगा सेंटेंस, सब्जेक्ट होगा पास्ट हैड, और उसके बाद क्या आएगा, V3, राइट, ऑब्जेक्ट। अब यहां देखना है सेकंड जो क्लाउज बनेगा ना, क्योंकि मैं कई बार बोल चुका हूं और पहले भी बोला हूं, फिर से एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूं, कंडीशनल सेंटेंस नेवर कम्स अलोन। कंडीशन का मतलब होता है शर्त, यानी कि शर्त अकेले में नहीं होता है सॉरी, यानी सेंटेंस अपना अर्थ किसी दूसरी सेंटेंस पर निर्भर करता हो, उसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, राइट। तो दो क्लाउज आएंगे यानी दो वाक्य आएंगे, यानी ये देखिए, यानी सब्जेक्ट वुड, या एक और आएगा कुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है बनावट, समझना है फिर से। इफ या आई विश प्लस सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड, वुड और कुड क्या है, दोनों मोडाल वर्ब है। विल का पास्ट फॉर्म वुड और कैन का पास्ट फॉर्म कुड, क्योंकि बात यहां पास्ट की हो रही है इसलिए दोनों का पास्ट फॉर्म यहां आया है, राइट। हैव और V3, यानी ये अब बीते वक्त के एक ऐसे अधूरे ख्वाब की बात करेगा, एक अधूरे ऐसे इच्छा की बात करेगा, अधूरे ऐसे इनकम्प्लीट मोमेंट की बात करेगा जो किसी कारणवश पूरा नहीं हो सका, जो कारणवश पूरा नहीं हो सका। कैसे, वो देखिए, इफ यू हैड, काश तुम मेहनत किए होते तो एग्जाम पास कर जाते,
काश या यदि तुम मेहनत किए होते तो एग्जाम पास कर जाते। जैसे इफ यू हैड डन लेबर you would have passed the exam. If you had done labor, you would have passed the exam. यदि आप मेहनत किए होते तो आप एग्जाम पास कर जाते। क्या समझ में आ रही बात? यदि आप मेहनत किए होते तो आप एग्जाम पास कर जाते। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो ये चीजें हैं, यदि आप मेहनत किए होते तो एग्जाम पास कर जाते। यानी क्या है, एक क्लॉज ये आ गया। दूसरा क्या है, वुड। देखिए ये वुड या कुड में से अर्थ के अनुसार कोई एक आएगा, राइट। पास क्या है, मेन वर्ब भीतरी के रूप में है, यहां भीतरी के रूप में है। किसके बाद, हैव के बाद। यानी काश तुम मेहनत किए होते एग्जाम पास कर जाते। क्या हुआ, अधूरा रह गया ना, वो तो पास किया ही नहीं क्योंकि मेहनत नहीं किया। एक और, इफ या आई विश दोनों कोई दे सकते हैं। इफ आई हैड come at 10 a.m. I could have done the work. काश मैं यहां 10 बजे, काश मैं 10 बजे आया होता तो मैं इस काम को, यानी मैं काम को कर सकता था। कर सकता था कब, पास्ट में। हम 10 बजे आए ही नहीं, इसीलिए हमारा काम पूरा हुआ नहीं। ये कब की बात कर रहा है, बीते समय के बारे में बोल रहा है, जब मैं, आप या कोई अन्य व्यक्ति अधूरे ख्वाब की बात करते हैं, राइट। ये सब कंडीशनल हैं जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। आप इसको बिल्कुल गौर से पढ़िए, अध्ययन करिए, मेरा वीडियो को देखिए, और जो अभी नए नए जुड़े हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें मुझे। आपके